नमस्कार दोस्तों, मैं अमन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन हब पे। यह सी-टेट के पेपर 2 का सामाजिक अध्ययन का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आंसर सीरीज का 7वां क्लास है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। यहाँ पे पहला प्रश्न पूछा गया है कि भारत द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी सरकार की व्यवस्था को चुना गया है। ऑप्शन है राष्ट्रपति एवं एकात्मक एकीक या संसदीय एवं संघीय, या राष्ट्रपति एवं संघीय, या संसदीय एवं एकात्मक एकीय। तो यहाँ पर भारत में जो सरकार की व्यवस्था चुनी गई है वह संसदीय और संघीय है। तो आपका सही ऑप्शन होता है बी। बेसिक तौर पे यहाँ पे हम बात करें कि भारत की संसदीय प्रणाली को ब्रिटेन से लिया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका को आधुनिक संघवाद का जनक माना जाता है। संसदीय व्यवस्था में व्यवस्थापिका एवं कार्यपालिका सामंजस्य बनाकर एक साथ कार्य करती है, जबकि संघीय व्यवस्था में इसके कार्य पृथक होते हैं। अध्यक्षीय शासन प्रणाली में सरकार का प्रमुख और राष्ट्र का प्रमुख एक ही व्यक्ति होता है, और यह प्रावधान कहाँ पर है? अमेरिका में है। तो अध्यक्षीय शासन प्रणाली कहाँ पर है? अमेरिका में है, और वहाँ पर सारी शक्तियाँ किसके पास होती हैं? राष्ट्रपति के पास होती है, जैसा कि हमने देखा। और संसदीय प्रणाली और संघीय प्रणाली में बेसिक तौर पे जो होता है, इसमें जो होता है कि राष्ट्र का प्रमुख तो राष्ट्रपति होता है, लेकिन वास्तविक शक्तियां प्रधानमंत्री में निहित होती है। तो भारत में संसदीय एवं संघीय प्रणाली को लिया गया है, और यह संसदीय और संघीय प्रणाली भारत के संविधान में ब्रिटेन से एडॉप्ट किया गया है। ठीक है, ब्रिटेन से एडॉप्ट किया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन ग्रामीण भारत में जीवन के बारे में सही है। अब यहाँ पे आपको सही ऑप्शन को चुनना है। तो पहला कह रहा है कि भारत में कुल किसानों में लगभग हर 5वें में से 4 बड़े किसान हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। दूसरा कह रहा है कि भारत में किसानों को जब अपेक्षित पैदावार नहीं मिलती तब वे कर्ज के जाल में फंस जाते हैं। तो ये चीज़ें अक्सर हमें भारत में देखने को मिलता है। तो बी वाला आपका ऑप्शन सही है। तीसरा कह रहा है कि छोटे किसान अपनी ऋण संबंधी ज़रूरतों के लिए मुख्यतः बैंकों पर आश्रित रहते हैं। तो यह गलत है, क्योंकि छोटे किसान जो होता है अपनी ऋण संबंधी ज़रूरतों के लिए वो बैंकों पे नहीं, ठीक है, आपसी जो लोग कर्जदार होते हैं वह आप आसपास के लोगों के ऊपर निर्भर होते हैं। तो इस प्रकार से तीसरा वाला भी ऑप्शन गलत है। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन होता है केवल बी वाला सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही कथन का चयन कीजिए। पहला आपका कह रहा है कि भारत में 60% परिवार खेतिहर मजदूरों के रूप में काम करते हैं। तो यहाँ पर पहला जो कह रहा है कि 60% परिवार जो होता है खेतिहर मजदूरों के रूप में काम करते हैं, तो ये स्टेटमेंट गलत है। आगे हम देखेंगे क्यों गलत है। आगे कह रहा है आपका कि गांव में सीमित आय उपार्जन के अवसरों के चलते खेतिहर मजदूर दूरवर्ती स्थानों पर प्रवास करते हैं। ये अक्सर करके भारत में देखा गया, बिल्कुल सही है। तीसरा कह रहा है किसानों से नियमित रोजगार की चाहत में खेतिहर मजदूर बाजार में प्रचलित वेतन से भी कम वेतन को स्वीकार करते हैं। तो ये भी सही है कि अक्सर करके हमने देखा है कि जब लोगों को रोजगार नहीं मिलता है तो वह कम से कम वेतन पर भी काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन होता है सी वाला, कि बी और सी तो सही है, पहला गलत है। पहला क्यों गलत है? तो बेसिक तौर पर साल 2001 से लेकर 2011 के बीच में 76.83 मतलब कि लाख किसान बेसिक तौर पे कम जोत के कमी के आने के कारण खेतिहर मजदूरों की संख्या में बेसिक तौर पे वृद्धि हुई। गांव में सीमित आय उपार्जन के कारण खेतिहर मजदूर दूरवर्ती स्थानों पे क्या करते हैं? प्रवास करते हैं। खेतिहर किसान ऐसा रोजगार की तलाश करता है, और खेतिहर मजदूर जीवन निर्वाह हेतु प्रचलित मजदूरी दर से भी कम मजदूरी दर पर काम करने के लिए तैयार रहता है। एक व्यक्ति जो पैसे या वस्तु या मतलब कि वस्तु के किसी हिस्से में मजदूरी के लिए किसी अन्य व्यक्ति की भूमि पर काम करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? खेतिहर मजदूर कहा जाता है। तो यहाँ पे बेसिक तौर पे जो 60% परिवार खेतिहर मजदूर के रूप में काम करते हैं, तो यह गलत है, क्योंकि यह आंकड़ा इससे अधिक है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि किसी देश में प्रजातंत्र की मजबूती के लिए क्या आवश्यक है। तो अब यहाँ पे जानते हैं किसी देश में प्रजातंत्र की मजबूती के लिए क्या आवश्यक है। तो पहला है कि नियमित रूप से चुनाव का आयोजन किया जाए, यही लोकतंत्र का सबसे अच्छा है। तो पहला वाला आपका सही है। दूसरा है निर्णय प्रक्रिया में जनता की भागीदारी हो, तो यह भी बिल्कुल आपका सही है। और तीसरा है जागरूक जनमत, ये भी आपका सही है। और चौथा है आपका समर्पित
नौकरशाह, नौकरशाह का मतलब कि पूर्ण रूप से डेडिकेटेड हो अपने कानून के प्रति, तो ये आपका सही नहीं होता है एक किसी देश में प्रजातंत्र, क्योंकि नौकरशाह को अपने रूल और समर्पित का मतलब होता है कि वह अपने रूल और रेगुलेशन के हिसाब से काम करें। लेकिन कई जगहों पे क्या होता है कि हमें मतलब कि बेसिक तौर पे प्रजातंत्र बनाए रखने के लिए रूल और रेगुलेशन को बेसिक तौर पे नौकरशाहों को तोड़ना पड़ता है। तो इस प्रकार से आपका डी वाला ऑप्शन गलत होता है। तो आपका सही ऑप्शन होता है बी वाला कि ए, बी और सी तो सही है परंतु डी गलत है। अब जानते हैं इसके बारे में कि नियमित रूप से चुनाव का आयोजन, निर्णय प्रक्रिया में जनता की भागीदारी और जागरूकता, जनमत, ये 3 क्रियाएं किसी देश में प्रजातंत्र के लिए मजबूती के लिए काफ़ी आवश्यक हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन के अनुसार प्रजातंत्र जनता के लिए जनता द्वारा शासन है, इसलिए निर्वाचन प्रक्रिया में जनता की भागीदारी अनिवार्य है। साथ ही जनता जितनी राष्ट्र के प्रति संवेदनशील और जागरूक रहेगी उतनी ही कुशल जनप्रतिनिधि उपलब्ध जनता को प्राप्त होगा। अगला क्वेश्चन है कि एक पुस्तक में स्त्रियों के चित्र गृहिणियों एवं घरेलू सहायिकाओं यानी कि मेड के रूप में है तथा पुरुषों के चित्र अभियंता एवं पायलटों के रूप में है। इस तरह के चित्रण संभावनीय रूप से किसको बढ़ावा देता है? तो बेसिक तौर पे इस प्रकार के जो चित्रण है वह संभावित रूप से जेंडर रूढ़िबद्ध धारणा को बनाए रखने के लिए बेसिक तौर पे बढ़ावा देता है। आप यहाँ अगर बात करें तो इस प्रकार के जो चित्र होते हैं जेंडर रूढ़िबद्ध धारणाओं को बढ़ाता है। जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के बारे में लिंग के आधार पर पूर्वाग्रह से ग्रसित हो तो उससे जेंडर रूढ़िबद्ध के रूप में जानते हैं। जेंडर सशक्तिकरण या लिंग सशक्तिकरण से आशय है कि उपेक्षित लिंग के लोगों को सशक्त या शक्तिशाली बनाने से है। प्रायः लिंग सशक्तिकरण महिलाओं के संदर्भ में ही देखा जाता है। इसी प्रकार उपेक्षित लिंग के समूह को सामाजिक न्याय, अधिकार, कर्तव्य का बोध कराकर सामाजिक समानता लाना जेंडर समरूपता कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और कह रहा है कि सही विकल्प का चयन कीजिए। तो पहला आपका कह रहा है कि सभी लोकतांत्रिक देशों में से उम्मीद की जाती है कि उनके पास संविधान जरूर होगा। तो जो बिल्कुल आपका सही है कि जितने भी लोकतांत्रिक देश हैं हम ये जानते हैं कि उनके पास क्या होगा, संविधान होगा, ये उपेक्षाएं की जाती हैं। दूसरा है कि आवश्यक नहीं है कि जिन देशों के पास अपने संविधान होते हैं वे सभी लोकतांत्रिक देश ही होंगे। तो यह भी बिल्कुल सही है। जैसे कि आप चीन को देख सकते हो कि चीन के पास संविधान तो है लेकिन वो पूर्ण रूप से डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन होता है ए और बी दोनों सही है। तो आपका सही ऑप्शन होता है ए। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान द्वारा भारत का वर्णन करने के लिए कौन से शब्द का उपयोग किया गया है? तो आप सभी ने पता है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत जो होगा राज्यों का संघ यानी कि यूनियन ऑफ स्टेट होगा। तो अनुच्छेद 1 के अकॉर्डिंग ठीक है भारत को राज्यों का संघ कहा गया यानी कि यूनियन ऑफ स्टेट कहा गया है। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन होता है बी। अगला क्वेश्चन है आपका कि निष्पक्ष सुनवाई में न्यायाधीश की क्या भूमिका होती है? ऑप्शन है आपका, अब यहाँ पे कह रहा है आपका कि सही विकल्प का चयन कीजिए। तो पहला कह रहा है आपका कि न्यायाधीश प्रस्तुत प्रमाण और कानून के अनुसार तय करते हैं कि आरोपी निर्दोष है, जो कि बिल्कुल आपका सही है। दूसरा जो कह रहा है वह कह रहा है कि न्यायाधीश निष्पक्ष भाव से और खुली अदालत में मुकदमों का संचालन करते हैं। तो ये भी आपका सही है। तीसरा कह रहा है कि जिन मुकदमों में जनता का अंतर्विवेक हिल जाता है उस पर न्यायाधीश शीघ्र ही निर्णय सुना देते हैं। तो यह गलत है, क्योंकि कितना भी विवेक हिल जाए न्यायाधीश जब तक तथ्यों को नहीं जान लेगा तब तक वह निर्णय को नहीं सुनाएगा। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन होता है डी वाला कि ए और बी तो सही है परंतु सी वाला गलत है। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका कि निम्नलिखित कथनों ए तथा बी को पढ़ें तथा सही विकल्प का चयन करें। तो अब यहाँ पर आपका है कि पहला कह रहा है आपका कि शोषण से मुक्त के अधिकार का अर्थ है कि किसी को भी कम मेहनताना पर काम करने या बंधुआ मजदूर के तौर पर काम करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। तो जो कि आपका बिल्कुल सही है कि इसी को हम कहते हैं शोषण से मुक्त का अधिकार। दूसरा कह रहा है आपका कि
अधिकतर सामाजिक न्याय संबंधी कानूनों का जन्म भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों से हुआ है। तो यह भी आपका बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि ए तथा बी दोनों सही हैं और बी जो है ए की सही व्याख्या कर रहा है। तो आपका सही ऑप्शन होता है ए। अब जानते हैं इसके बारे में कि शोषण से मुक्त का अधिकार का अर्थ है कि किसी को भी कम मेहनताना पर काम करने या बंधुआ मजदूर के तौर पर काम करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। अधिकतर सामाजिक न्याय संबंधी कानूनों का जन्म भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक अधिकार, जो कि भाग 3 में जिसका वर्णन है मौलिक अधिकारों का, उससे हुआ है। इस प्रकार से दोनों कथन आपके सही हैं। सरकार की निरंकुशता पर अंकुश लगाने के लिए भारत के संविधान में भारत के नागरिकों को 6 प्रकार के मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। संविधान के भाग 3 के अनुसार जो है, जिसका अनुच्छेद 12 से आपका 35 तक है, इसमें भाग 3 में 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन है। और नागरिकों को शोषण से मुक्त रखने के लिए संविधान का अनुच्छेद जो है वह 23 और 24 है। शोषण के विरुद्ध का अधिकार है। तो इसमें शोषण के विरुद्ध के अधिकार के बारे में, और इसी में बेसिक तौर पे आपका कहा गया कि बंधुआ मजदूरी उन्मूलन, इसी के तहत बंधुआ मजदूरी उन्मूलन 1976, ठीक है, बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम जो है 1976 को लागू किया गया और इसके तहत कहा गया कि किसी भी व्यक्तियों का हम शोषण नहीं कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि भोपाल गैस त्रासदी के उदाहरण को लेकर की जाने वाली चर्चाओं में निम्न में से कौन से मुद्दे के स्थान पाने की ज़्यादा संभावनाएं हैं। तो यहाँ पे भोपाल गैस त्रासदी की अगर बात करें तो पहला कह रहा है कि निम्न स्तरीय सुरक्षा का उपाय ये होना चाहिए। दूसरा कह रहा है कि कीटनाशकों का उत्पादन। तो यहाँ पर भोपाल गैस त्रासदी से ये चीज़ होगा कि कीटनाशकों के उत्पादन में बेसिक तौर पे कि हम सुरक्षा करके ही करें, अन्यथा इस प्रकार की चीज़ों का उत्पादन न करें। और उसके बाद अगला कह रहा है कि उद्योगों में लागत में कटौती, ये होना चाहिए। और अगला कह रहा है कि मजदूरों को मुआवजा भी मिलना चाहिए। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन होता है सी वाला है कि ए, सी और डी तो सही है, परंतु बी वाला गलत है। अब इसके बारे में जानते हैं कि निम्न स्तरीय सुरक्षा उपाय, उद्योगों में लागत में कटौती और मजदूरों की मुआवजा, ये जो 3 मुद्दे हैं जो भोपाल गैस त्रासदी की चर्चा में स्थान पाते हैं। भोपाल गैस त्रासदी जो है 2 दिसंबर की रात थी और 3 दिसंबर की शुरुआत थी और साल था 1984 का। तो 1984 में मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में यूनियन कार्बाइड नामक कंपनी के कारखाने में मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में MIC के नाम से जानते हैं, इसका रिसाव हुआ था और जिसके कारण हजारों लोगों की मृत्यु हो गई थी। मिथाइल आइसोसाइनाइड का उपयोग कीटनाशक बनाने में किया जाता था। इस त्रासदी पर मुख्य आरोपी कंपनी का मुखिया वारेन एंडरसन था, जो कि भाग गया अमेरिका। अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सामाजिक विज्ञान के अध्ययन के बारे में अति उपयुक्त है। अब यहाँ पे कह रहा है कि सही विकल्प का चयन करना है। तो पहला आपका कह रहा है कि विचार, रहन सहन और सांस्कृतिक प्रथाओं के अंतर की भिन्नता का सम्मान करना सीखने के लिए। तो बिल्कुल सही है कि ये सारी चीज़ें हमें सामाजिक विज्ञान से ही सीखने को मिलता है। आगे कह रहा है कि अतीत के संबंध में गर्व और विषाद की भावना पैदा करने के लिए। तो यह बिल्कुल गलत है कि हम अतीत के संबंध में केवल गर्व की भावना करने के लिए पढ़ते हैं, न कि विषाद, उससे हमें दुख प्राप्त हो। तीसरा कह रहा है कि समाज के एक सक्रिय उत्तरदायित्व और चिंतनशील सदस्य के रूप में विकसित होने के लिए। तो बिल्कुल इसीलिए सामाजिक विज्ञान को पढ़ाया जाता है। और अगला कह रहा है कि यह समझने के लिए कि हम जिस समाज में रहते हैं उसकी संरचना और प्रबंधन कैसे होता है तथा उसे शासित कैसे किया जाता है। तो ये भी आपका सही है। तो आपका सही ऑप्शन होता है ए, सी और डी। तो इसके अकॉर्डिंग सही ऑप्शन है आपका सी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित 2 कथनों ए और आर पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो पहला कह रहा है आपका कथन है कि सामाजिक विज्ञान में उपयोगितावाद के लोकाचार से समतावाद के लोकाचार की तरफ स्थानांतरित होना अति आवश्यक है, जो कि कथन बिल्कुल सही कह रहा है। और कारण जो है, ठीक है, सामाजिक विज्ञान परंपरागत तौर पर विकासात्मक समस्याओं पर केंद्रित है, जो कि महत्वपूर्ण है, परंतु समानता, न्याय और गरिमा से जुड़ी समस्याओं को समझने के लिए पर्याप्त नहीं है। तो ये भी आपका सही। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की जो है वह सही व्याख्या करता है। तो आपका सही ऑप्शन होता है ए। अब यहाँ पे जानते हैं कि परंपरागत रूप से सामाजिक विज्ञान
शिक्षण का उद्देश्य केवल विकासात्मक समस्याओं पर केंद्रित था। सामाजिक विज्ञान का यह उद्देश्य विद्यार्थियों में समानता, न्याय और गरिमा से जुड़ी समस्याओं को समझने के लिए पर्याप्त नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका कथन जो है, ठीक है, कारण दोनों सही है और कारण जो है वह कथन का सही व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सामाजिक विज्ञान की एक शिक्षिका बाजार थीम पर एक पाठ योजना बनाना चाहती है। निम्न में से कौन से उप संप्रतियों की उसकी पाठ योजना का हिस्सा बनाने की सबसे अधिक संभावना है। तो अब यहाँ पर जानते हैं कि कौन कौन से हो सकते हैं। तो पहला कह रहा है कि बाजार के हम प्रकार को बताएंगे। दूसरा कह रहा है कि बाजार के हम लोग श्रृंखला को भी बताएंगे। तीसरा कह रहा है कि असमान अवसर कैसे उपलब्ध होते हैं इसके बारे में बताएंगे। बाजार में कृषि उत्पादन कार्य नहीं आता है, तो आपका डी वाला गलत है। और बाजार में मोल तोल करना कैसे किया जाता है, तो ये भी आपके बाजार के लिए काफ़ी उपयुक्त होगा। तो आपका कौन सा ऑप्शन होगा, ए, बी, सी और ई। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन होता है सी वाला, कि ये सारी की सारी चीज़ जो है वह बाजार में बेसिक तौर पे बाजार के बारे में पाठ्य योजना बनाने के लिए सबसे उपयुक्त होगी। कृषि उत्पादन कार्य जो कृषि से रिलेटेड है उसमें बाजार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है कि सामाजिक विज्ञान की कक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और आगे कह रहे हैं कि सही विकल्प का चयन करें। तो पहला कह रहा है आपका कि बच्चे बाहरी विश्व के तमाम अनुभव कक्षा में लाते हैं, तो जो कि आपका बिल्कुल सही है कि बच्चे अक्सर करके बाहरी चीज़ों को जो देखते हैं उसको उसके अनुभव को अपनी कक्षा में बताते हैं। दूसरा कह रहा है कि सामाजिक विज्ञान की कक्षा में हम बच्चों के अनुभवों को ज्यों का त्यों शामिल करना चाहिए। तो यह गलत है, क्योंकि अगर बच्चों का अनुभव सही है तो उसे हम सही बताना चाहिए, अगर उनका अनुभव गलत है तो उसे गलत बताना चाहिए, ज्यों के त्यों को उसमें शामिल नहीं करना चाहिए। अगला है आपका कि यथार्थ को दर्शाया जाता है, साथ ही यह विश्लेषित किया जाता है कि हम आदर्श की ओर कैसे बढ़ें। तो सामाजिक विज्ञान के कक्षा में इस प्रकार की चीज़ों को हम बेसिक तौर पे शामिल करते हैं। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन होता है सी, कि ए और सी तो सही है परंतु बी वाला आपका ऑप्शन गलत है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सामाजिक विज्ञान के शिक्षक होने के नाते आप अपनी कक्षा में जेंडर आधारित रूढ़िबद्ध धारणाओं को समाप्त करने हेतु कौन सा प्रयोग करेंगे। तो पहला कह रहा है आपका कि छात्र एवं छात्राओं को एक सीट पर बैठाना तथा इस व्यवस्था को साप्ताहिक आधार पर संचालित करना तथा छात्रों को एक दूसरे से परिचित करवाने का अवसर देना। तो जो कि बिल्कुल सही है कि इस प्रकार से अगर लोग काम करेंगे तो जेंडर रूढ़िवादिता क्या होगा, कम होगा। तो पहला वाला आपका बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है आपका कि कक्षा में जेंडर तटस्थ गतिविधियों को आयोजित करना, तो ये आपका गलत है, बी वाला आपका गलत है, ए वाला आपका सही है। और तीसरा कह रहा है आपका बेसिक तौर पे कि हम यहाँ पे फिर से देखते हैं। तो पहला तो आपका सही है, पहला वाला ऑप्शन आपका सही है। दूसरा कह रहा है कि कक्षा में जेंडर तटस्थ गतिविधियों को आयोजित करना, तो यहाँ पर जेंडर तटस्थ गतिविधियाँ जो हैं बेसिक तौर पे जेंडर न्यूट्रल जो गतिविधियाँ उनको हम आयोजित करेंगे, जिससे कि हम जो लड़कियों के प्रति लोगों की भावनाएं होंगी उसको हम समझ सकें। तो जेंडर मतलब एक न्यूट्रल गतिविधियों को भी हम आयोजित करेंगे, तो बी वाला भी आपका सही ऑप्शन होता है। सी वाला कह रहा है कि लड़कों लड़कियों की उत्तर पुस्तिका तथा लड़कियों को लड़कों की उत्तर पुस्तिका जांचने के लिए प्रोत्साहित करना, तो ये जेंडर रूढ़िवादिता से संबंधित चीज़ें नहीं आती हैं कि इससे जेंडर रूढ़िवादिता समाप्त होंगी। और चौथा कह रहा है कि कक्षा में स्वच्छता बनाए रखने की जिम्मेदारी समान रूप से छात्र एवं छात्राओं को बांटना, तो ये भी आपका सही है। तो इस प्रकार से सही ऑप्शन होता है ए, बी और डी। तो आपका सही ऑप्शन होता है ए वाला सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कर रहा है कि विभिन्न विषयों जिनमें सामाजिक विज्ञान भी शामिल है में पाठ्य योजना बनाते हुए 5E यानी कि 5P मॉडल काफ़ी प्रचलित है। इन मॉडल के अनुसार शिक्षक पढ़ाने हेतु आरंभ में कौन से चरण का प्रयोग करेगा। तो ऑप्शन है इवेल्युएट, एक्सप्लेन, इंगेज या एंटरटेन। तो अगर यहाँ पे हम बात करें तो इन 5E में जो टीचर है वह सबसे पहले एंगेजमेंट को करता है, कि हम सबसे पहले क्लास में आते हैं और अपने चैप्टर का थीम बनाते हैं कि बच्चे सबसे पहले क्या हो जाएं, एंगेज हो जाएं। और जब वो एंगेज हो जाते हैं तो उसके बाद हम उसके बारे में क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। और जब एक्सप्लेन करते हैं तो बच्चे अगर कहीं पे बोरियत फील करने लगें तो हम फिर क्या करते हैं, इंटरटेन करते हैं। और इंटरटेन के बाद जब सारा पूरा अपना टॉपिक समाप्त हो जाता है तो उसका हम इवेल्युएट करते हैं कि आपने इस चीज़ों से क्या सीखा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एंगेज बच्चों को करेंगे, इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग सी रहेगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद हम एंटरटेन करेंगे और लास्ट में हम क्या करेंगे, इवैल्यूएट करेंगे। तो आपका पूछा है कि सबसे पहले क्या करेंगे, तो आपका सही ऑप्शन होता है सी वाला।
अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में कौन सी गतिविधि अनुभवों के जरिए लोकतंत्र की अवधारणा को विकसित करने सबसे अधिक सहायक होगी छात्रों को। तो छात्रों में बेसिक तौर पे लोकतंत्र की अवधारणा विकसित करने के लिए सबसे अच्छी गतिविधि कौन सी है। तो अगर हम सारे क्वेश्चन को पूछें तो यहाँ पे है पहला कि भूमिका निर्वाह यानी कि रोल प्ले के माध्यम से स्वतंत्र भारत की पहली सरकार बनाने की मुख्य घटना दर्शाने को कहना। दूसरा कह रहा है आपका कि छात्र परिषद के अध्यक्ष को चुनने के उनके अनुभव के बारे में सोचने को कहना। तीसरा कह रहा है वाद विवाद दल तैराकी दल जैसे स्कूल के दलों में चुने जाने के उनके अनुभव के बारे में सोचने को कहना। और चौथा कह रहा है कि भारत की विभिन्न राजनीतिक दलों की सूची बनाने को कहना। तो यहाँ पे लोकतंत्र की अगर अवधारणा विकसित करना है तो इसके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन होगा बी वाला कि छात्र परिषद के अध्यक्ष को चुनने के उनके अनुभव के बारे में सोचने के लिए कहना। ये क्या होगा, बेसिक तौर पे आपका सबसे अच्छा लोकतांत्रिक अवधारणा को विकसित करने का तरीका होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कक्षा में सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक के उपयोग से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और कह रहा है कि कौन सा सही विकल्प है उसका हमें चयन करना है। तो पहला कह रहा है आपका कि पाठ्य पुस्तकों को ज्ञान के एकमात्र स्रोत की तरह देखना चाहिए। तो यहाँ पे सीधे ही एकमात्र लिख दिया है क्योंकि यह गलत है, क्योंकि पाठ्य पुस्तक की ज्ञान के स्रोत नहीं है। मतलब कि औपचारिक और अनौपचारिक दोनों चीज़ें क्या होती हैं कि क्लास के अंदर और क्लास के बाहर से भी चीज़ों को सीखा जाता है, न कि पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से सीखा जाता है। तो पहला वाला तो ऐसे ही गलत है। दूसरा कह रहा है कि अधिगमकर्ताओं को पाठ्य पुस्तक से परे जाकर तथा अन्य विभिन्न स्रोतों से पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो अब यहाँ पे बेसिक तौर पर कहा है कि अधिगमकर्ता यानी कि आपके जो सिखाने वाले हैं, ठीक है, सिखाने वालों के लिए बेसिक तौर पे कह रहा है कि मतलब कि पाठ्य पुस्तकों से परे जाकर तथा अन्य विभिन्न स्रोतों से पढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ठीक है, तो आपका बेसिक तौर पे ये वाला ऑप्शन सही है क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो पढ़ाने का तरीका होता है औपचारिक और अनौपचारिक दोनों होता है कि क्लास के अंदर पाठ्य पुस्तकों से भी पढ़ाएं और पाठ्य पुस्तकों से बाहर भी जो चीज़ें हैं उनके जरिए भी उन्हें समझाने की कोशिश करें। तीसरा कह रहा है कि पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग विद्यार्थियों को याद करने के कौशल की परख करने के लिए होना चाहिए। तो बिल्कुल गलत है बेसिक तौर पे, क्योंकि प्राथमिक स्तर पर या मिडिल स्तर पर या किसी भी स्तर पर चीज़ों को रटने के लिए हतोत्साहित किया गया है कि आप चीज़ों को रटते नहीं, आपको चीज़ों को समझना है। ठीक है, तो इस प्रकार से सी वाला गलत है। और डी वाला कह रहा है कि शिक्षकों को विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तक में दी गई सूचना जानकारी को अपने स्वयं के अवलोकन के साथ जोड़ने के लिए सबल करना चाहिए या बनाना चाहिए। तो बिल्कुल सही है कि जो जानकारियाँ दी गई है उस जानकारियों के अकॉर्डिंग हम अपने परिवेश में देखेंगे क्या उस प्रकार की चीज़ें हो रही हैं, तो इससे उनका ज्ञान क्या होता है, अस्थायी होता है। तो इस प्रकार से सही ऑप्शन होता है बी और डी। तो आपका सही ऑप्शन होता है कि केवल बी और डी सही है, ए और सी गलत हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि भारतीय संविधान के क्षेत्र में आलोचनात्मक चिंतन के विकास के अवसर प्रदान यानी कि उपलब्ध कराती है। तो अब यहाँ पे पूछा गया आलोचनात्मक, तो पहला कह रहा है कि बच्चों को भारतीय संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों को याद करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। तो यहाँ पे वो तो याद करेंगे लेकिन इनके अंदर आलोचनात्मक जो चीज़ें हैं, ठीक है, आलोचनात्मक चिंतन का विकास नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे केवल याद करने के लिए कह रहा है। तो इस प्रकार से पहला वाला स्टेटमेंट आपका गलत होता है। दूसरा कह रहा है कि बच्चों को अध्ययन यानी कि केस स्टडी उपलब्ध कराई जानी चाहिए जिनमें लोग भारतीय संविधान में उल्लिखित विभिन्न अधिकारों के पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो बिल्कुल ये सही है कि हम जब उनको केस स्टडी कराएंगे तो वह क्या करेंगे, बेसिक तौर पे आलोचनात्मक चिंतन करेंगे कहाँ पर वो लोग सही थे और कहाँ पर वो लोग गलत थे। और चौथा कह रहा है कि वकील को आमंत्रित किया जाना चाहिए उन महत्वपूर्ण मामलों को सूचीबद्ध करने के लिए जिनसे उसे जीत मिली। तो यह भी आलोचनात्मक चिंतन के लिए सही नहीं है। तो आपका सही ऑप्शन होगा कि केवल बी वाला आपका ऑप्शन सही है, ए और सी आपके गलत हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से प्रश्न समालोचनात्मक चिंतन कौशल को बढ़ावा देने के अवसर प्रदान करते हैं। तो पहला कह रहा है आपका कि लोगों के समानता के लिए किए गए संघर्ष में संविधान की क्या भूमिका है। तो यह बेसिक तौर पे समालोचनात्मक चिंतन के लिए काफ़ी अच्छा प्रश्न है। दूसरा कह रहा है आपका कि वे कौन से विभिन्न तरह के बाजार हैं जिनमें गुजर कर का पास एक कमीज बनती है। तो ये समालोचनात्मक चिंतन नहीं है, यहाँ पे तो क्वेश्चन आंसर हो जाएगा। तीसरा कह रहा है आपका कि एक कमीज बनाने की प्रक्रिया में किससे सबसे अधिक लाभ मिलता है। तो ये समालोचनात्मक चिंतन हो सकता है कि यहाँ पे मजदूर और मतलब कि उपभोक्ता वर्ग और उसके बाद जो
मालिक वर्ग हैं, इनके बीच में वो क्या करेंगे, समालोचनात्मक चिंतन करेंगे। तो यहाँ पे कई सारे खंड आपको मिल रहे हैं। तो इस प्रकार से आपका ये चीज़ आपका सी वाला ऑप्शन सही होता है। डी वाला कह रहा है कि सदाबहार वनों तथा पर्णपाती वनों में क्या अंतर है, तो यहाँ पे डिफरेंट है, न कि समालोचनात्मक चिंतन है। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन होता है ए और सी जो है वो समालोचनात्मक चिंतन कौशल को बढ़ावा देगा। अब यहाँ पे बेसिक तौर पर आपका सही ऑप्शन होता है डी वाला कि ए और सी सही हैं, परंतु बी और डी आपके गलत हैं। अब यहाँ पे कि समालोचनात्मक चिंतन में व्यक्ति चीज़ों को खुले दिमाग तथा समभाव से देखता है और चिंतन एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन है आपका कि प्रारंभिक स्तर के विद्यार्थी हाल ही में राज्य में हुए चुनावों को समझ सकें, उसके लिए एक शिक्षिका सहायता करना चाहती है और वह चाहती है कि विद्यार्थी इसे लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तत्व के रूप में देखें। कौन सा स्रोत इसके लिए सबसे उपयुक्त होगा? और आगे कह रहा है सही विकल्प का चयन कीजिए। तो पहला कह रहा है आपका कि राज्य के चुनाव परिणामों के विवरण वाली समाचार स्लिप, तो जो कि बिल्कुल सही है, जिसके जरिए हम देखेंगे विभिन्न पार्टियां कौन कौन कितनी कितनी सीटें जीतती हैं। दूसरा कह रहा है कि चुनाव कराने से संबंधित भारतीय संविधान के विभिन्न अनुच्छेद, तो ये आपका गलत है क्योंकि हमें चुनाव को समझाना है न कि अनुच्छेदों को। तीसरा कह रहा है आपका कि चुनाव प्रक्रिया के वीडियो रिकॉर्ड यूट्यूब पर उपलब्ध कराना, तो ये भी आपका सही है कि चुनाव प्रक्रिया के दौरान किस प्रकार से लोग प्रोपोगेंडा करते हैं, किस प्रकार से अपना प्रचार चलाते हैं, तो इन सारी चीज़ों को हम प्रत्यक्ष रूप से उन्हें दिखा सकते हैं। और चौथा कह रहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में चुनावों से संबंधित प्रसंगों वाली फिल्में, तो हमें भारत के बारे में समझाना है न कि अमेरिका के बारे में। तो इस प्रकार से आपका डी वाला भी गलत होता है। तो आपका सही ऑप्शन है ए और सी सही है और आपका बी और डी गलत है। तो आपका सही ऑप्शन होता है डी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सामाजिक विज्ञान को प्रारंभिक विद्यालयों में बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही है? तो पहला कह रहा है आपका कि विद्यार्थियों को सामाजिक मुद्दों के बारे में नवीनतम सूचना उपलब्ध कराना ताकि वो याद कर सकें। तो यहाँ पे पहले ही मैंने बताया कि याद करने वाली चीज़ों को हतोत्साहित किया गया है, तो इसलिए आपका पहला वाला स्टेटमेंट गलत होता है। ठीक है, पहला वाला स्टेटमेंट गलत होता है। दूसरा कह रहा है कि विश्लेषणात्मक और रचनात्मक मानस का आधार रखने में सामाजिक विज्ञान एक अनिवार्य स्रोत की तरह सहायता करता है, इस पर बल देना, तो ये बिल्कुल आपका सही है। और तीसरा कह रहा है कि विद्यार्थियों को निरंतर याद दिलाना चाहिए कि समाज में उपस्थित प्रत्येक समस्या को विभिन्न सामाजिक विज्ञान के अध्ययन से हल किया जा सकता है, तो यह गलत है क्योंकि प्रत्येक समस्या को हम सामाजिक विज्ञान के अध्ययन से हल नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन होता है कि सी वाला कि केवल बी आपका सही है। अगला क्वेश्चन है कि कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला कह रहा है कि सामाजिक विज्ञान पढ़ाना उत्तरोत्तर रूप से जटिल एवं चुनौतीपूर्ण होता जा रहा है, तो आपका जो है बिल्कुल सही है क्योंकि सामाजिक विज्ञान एक एकीकृत विषय है और इसमें कई सारे विषयों का समावेश होता है, जिसके कारण बेसिक तौर पे यह जटिल और चुनौतीपूर्ण होता जा रहा है। और तीसरा कह रहा है आपका दूसरा कारण कह रहा है आपका कि भारत के शिक्षण संस्थानों में पढ़ाने के लिए पेशेवर रूप से प्रशिक्षण सामाजिक वैज्ञानिकों की कमी है, तो यह बिल्कुल गलत है क्योंकि भारत में इस प्रकार के सामाजिक वैज्ञानिक पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। तो इस प्रकार से आपका आर वाला जो स्टेटमेंट है वह गलत होता है। तो आप कह सकते हैं सी वाला ऑप्शन आपका सही होता है। ए तो सही है परंतु आर गलत है। अगला क्वेश्चन है कि औपनिवेशिक शासन ने भारतीय उपमहाद्वीप में जनजातीय समूहों के जीवन को कैसे प्रभावित किया के अध्ययन के लिए निम्नलिखित में से किसका इस्तेमाल एक प्राथमिक स्रोत के रूप में किया जा सकता है? तो अब यहाँ पे जब आप चारों को पढ़ेंगे तो इसके अकॉर्डिंग जो सही होगा कि उस काल समय के दौरान बैगा जैसी जनजातियों द्वारा गाए गए मानव शास्त्री बेरियर एल्वियल द्वारा प्रलेखित हुए गीतों को हम इनके जरिए बेसिक तौर पे हम बच्चों को जनजाति समूह कैसे प्रभावित हुए औपनिवेशिक काल में, इस प्रकार की चीज़ों को हम बता सकते हैं। अब यहाँ पे सही ऑप्शन होता है आपका डी वाला। जानते हैं इसके बारे में कि वह यांत्रिक उपकरण या गवाह जो संबंधित घटना के समय प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित था उसे प्राथमिक स्रोत कहते हैं। परिभाषा से स्पष्ट है कि उस काल समय के दौरान बैगा जैसी जनजातियों द्वारा गाए गए और मानव शास्त्री बेरियर एल्विन द्वारा प्रलेखित हुए गीत औपनिवेशिक काल में भारतीय उपमहाद्वीप में जनजाति समूहों के जीवन को प्रभावित करने के अध्ययन का एक प्राथमिक स्रोत के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। बैगा जनजाति की अगर बात करें तो बैगा जनजाति भारत के मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ और झारखंड राज्यों में पाई जाती है।
अगला क्वेश्चन है कि अगर एक विद्यार्थी एक जिले की जनसंख्या की विशेषता को समझने के लिए एक परियोजना विकसित करने का प्रस्ताव रखता है तो आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी संभावना के रूप में आवश्यकता होगी। तो अब यहाँ पे कह रहा है, पहला कह रहा है आपका कि घरों के सर्वेक्षण के माध्यम से एकत्रित आंकड़े, दूसरा कह रहा है कि भारत की जनगणना के आंकड़े, तीसरा कह रहा है पटवारी यानी कि ग्राम प्रशासनिक अधिकारी से आंकड़े एकत्रित किए जा सकते हैं, और चौथा कह रहा है आपका कि अतीत में उभरी जनसंख्यांकिकी विशेषताओं के बारे में समाचार पत्र द्वारा दी गई सूचना। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा वह क्या होगा, आपका बी वाला, कि भारत की जनगणना के आंकड़ों से बेसिक तौर पे मतलब कि आपकी चीज़ें सही आएगी। तो अब यहाँ पे जानते हैं कि जनसंख्यांकिकी विशेषताओं को समझने के लिए एक परियोजना विकास करने हेतु भारत की जनसंख्या आंकड़ों की अति आवश्यकता होती है। जनसंख्यांकिकी जनसंख्या का सुव्यवस्थित अध्ययन है, इसे जननांकिकी भी कहा जाता है। इससे जनसंख्या को प्रभावित करने वाले आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक प्रक्रियाओं के बीच संबंधों का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम के लिए आकलन रूपरेखा यानी कि AFL की मुख्य विशेषता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन कह रहा है कि सही विकल्प का चयन कीजिए। तो पहला कह रहा है आपका कि प्रत्येक बच्चों की व्यक्तिगत एवं विशिष्ट आवश्यकताओं को पहचानना, यह बिल्कुल आपका सही है। दूसरा कह रहा है कि हितधारकों के साथ अधिगम प्रगति को साझा करने के लिए उपयोग करना, तो यहाँ पे हितधारकों के साथ नहीं, सभी के साथ होना चाहिए, न कि हितधारकों के साथ होना चाहिए। तीसरा कह रहा है कि आपका कि अधिगम प्रतिफलों पर आधारित मापदंड पर विद्यार्थियों के अधिगम को आंकना, तो यह गलत है, क्योंकि बेसिक तौर पे सभी विद्यार्थी एक समान नहीं हो सकते हैं। कोई विद्यार्थी किसी अन्य सेक्टर में सही है तो कोई विद्यार्थी किसी अन्य सेक्टर में सही है, तो इस प्रकार से हम किसी विद्यार्थी को अच्छा या बुरा नहीं कह सकते हैं। तो सी वाला स्टेटमेंट आपका गलत होता है। और चौथा कह रहा है कि समयानुसार अधिगम प्रगति में परिवर्तन के अवलोकन के अवसर उपलब्ध करवाना, तो यह बिल्कुल सही कि जैसे जैसे समय परिवर्तित हो रहा है और बच्चों को हम देखेंगे कि उनके अधिगम की कहाँ परिस्थितियाँ कैसी है और वह कैसे सीख सकते हैं, किन नई विधियों से सीख सकते हैं, उस प्रकार के अवसर हम क्या करेंगे, उन्हें उपलब्ध कराएंगे। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन होता है डी वाला। अब जानते हैं इसके बारे में कि बेसिक तौर पे अधिगम के लिए आकलन की मुख्य विशेषता प्रत्येक बच्चों की व्यक्तिगत एवं विशिष्ट आवश्यकताओं को पहचानना तथा समय अनुसार अधिगम प्रगति में परिवर्तन के अवलोकन के अवसर उपलब्ध कराना है। अधिगम के लिए आकलन से आशय एक ऐसे उपकरण से जिससे विद्यार्थी के ज्ञान, कौशल, समझ व मूल्य को विकसित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार प्रारंभिक स्तर पर पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए पाठ्यचर्या के सूत्रीकरण और मूल्यांकन कार्यविधि के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सिद्धांत सही है। अब यहाँ पे कह रहा है कि सही विकल्प का चयन करना है। तो पहला जो कह रहा है वह कह रहा है आपका कि बच्चों को उनसे न संभालने वाले गृह कार्य नहीं देना चाहिए, तो जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि बच्चों को हर एक प्रकार के गृह कार्य देना चाहिए। दूसरा कह रहा है आपका कि इसे बच्चों के चौमुखी यानी कि सर्वांगीण विकास को प्रोत्साहित देना चाहिए, जो कि बिल्कुल सही है कि बच्चों का सर्वांगीण विकास हो, इस प्रकार के क्रियाकलापों को हमें बेसिक तौर पे प्रोत्साहन देना चाहिए। तीसरा कह रहा है कि जो शारीरिक दंड देते हैं उनको सख्त चेतावनी देना चाहिए, तो आपका ये चीज़ें आपका बिल्कुल गलत है। ठीक है, और चौथा कह रहा है आपका कि बच्चों को अनुशासित रूप से अपने विचारों को प्रकट करने का निर्देश देना चाहिए, तो यह भी आपका गलत होता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि मूल्यांकन कार्यविधि, तो यहाँ पे मूल्यांकन के लिए कह रहा है, तो इसलिए बेसिक तौर पे याद रखिए क्वेश्चन में कहा गया है कि पाठ्यचर्या के सूत्रीकरण और मूल्यांकन कार्यविधि के संबंध में, तो ये सारे जो आपका डी है, सी है और ये है, यह मूल्यांकन कार्यविधि के अंतर्गत नहीं आता है। आपका ए तो मूल्यांकन में आता है, परंतु यहाँ पे है कि गृह कार्य ऐसा नहीं देना चाहिए जिसको वह न कर सके। हमें मूल्यांकन के लिए सभी प्रकार के गृह कार्य को देना चाहिए। बाकी सी और डी जो है वह मूल्यांकन कार्यविधि में नहीं आता है, तो इस प्रकार से सही ऑप्शन होता है आपका बी वाला। अब जानते हैं इसके बारे में कि बच्चों के चौमुखी विकास को प्रोत्साहित देना यह सिद्धांत शिक्षा के अधिकार 2009 के अनुसार प्रारंभिक स्तर पर पढ़ने वाले विद्यार्थियों के पाठ्यचर्या के सूत्रीकरण और मूल्यांकन कार्यविधियों से संबंधित सही है। शिक्षा के अधिकार की अगर बात करें तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 जो कि भारतीय संविधान के 86वें संविधान संशोधन द्वारा लाया गया था, जिसका वर्णन भारतीय संविधान के भाग 3 जो कि मौलिक अधिकार है उसके अनुच्छेद 21A के तहत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करता है, और इसे लागू किया गया था 1 अप्रैल साल 2010 को।
ठीक है, इसे लागू किया गया 1 अप्रैल साल 2010 को, और इसे भारतीय संविधान में कब शामिल किया? 86वां संविधान संशोधन के तहत शामिल किया गया, आर्टिकल 21A में। अगला क्वेश्चन है कि विद्यालय आधारित आकलन गतिविधियों हेतु निम्न में से क्या उपयोग में नहीं लाया जा सकता है? तो यहाँ पे ये रखे पूछा है क्या उपयोग में नहीं लाया जा सकता है। तो बेसिक तौर पे जब हम विद्यालय आधारित आकलन गतिविधियों को करते हैं तो वहाँ पे आकलन यानी कि स्थापन्य यानी कि प्लेसमेंट जैसी चीज़ों को, ठीक है, प्लेसमेंट जो है स्थापन्य आकलन यानी कि यहाँ पे ऑप्शन होगा आपका स्थापन आकलन, यानी कि प्लेसमेंट जैसी चीज़ों को बेसिक तौर पे हम आकलन गतिविधियों में शामिल नहीं कर सकते हैं। अब इसके बारे में बेसिक तौर पे जानते हैं कि विद्यार्थी आधारित मतलब विद्यालय आधारित आकलन गतिविधियों हेतु स्थापन्य आकलन यानी कि प्लेसमेंट का उपयोग नहीं लाया जा सकता है। योगात्मक आकलन में अगर हम यहाँ पे बात करें योगात्मक आकलन में, तो योगात्मक आकलन में विद्यार्थियों को ग्रेड व परिणाम दिया जाता है। इससे यह पता चलता है कि विद्यार्थियों में कितना सुधार किया गया है। बात करते हैं रचनात्मक या निर्णयात्मक आकलन की, तो रचनात्मक आकलन से विद्यार्थियों के पृष्ठ पोषण को प्रदान किया जाता है और इससे पता चलता है कि उसमें कहाँ सुधार की आवश्यकता है। और बात करते हैं निदानात्मक आकलन की, तो निदानात्मक आकलन से छात्रों की समस्याओं का निदान किया जाता है और इसमें आपका स्थापन्य आकलन नहीं आता है। तो इस प्रकार से सही ऑप्शन होता है आपका डी वाला। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पोर्टफोलियो आकलन में आवश्यक होते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है कि पोर्टफोलियो में किन किन चीज़ों को शामिल किया जाता है, सही विकल्प का चयन कीजिए। तो पहला कह रहा है कि विद्यार्थियों के कार्य संग्रह को शामिल किया जाता है, जो कि बिल्कुल आपका सही है कि पोर्टफोलियो में विद्यार्थियों के कार्य संग्रह होते हैं। दूसरा कह रहा है कि एक निश्चित अवधि में शिक्षक द्वारा दिए गए कार्य व परीक्षा पत्रों का संग्रह होता है, तो यह गलत है, इसमें इस चीज़ को पोर्टफोलियो में शामिल नहीं किया जाता है। और तीसरा कह रहा है कि पोर्टफोलियो में रखे जाने वाले कार्य वस्तुओं का चयन हेतु एक मानदंड है। तो पोर्टफोलियो में रखे जाने वाले जो कार्य और वस्तुओं के चयन का एक मापदंड है, तो यह बिल्कुल आपका सही है। तो इस प्रकार से सही ऑप्शन होता है आपका सी वाला कि ए और सी तो सही है परंतु बी वाला स्टेटमेंट आपका गलत है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से कौन सा अधिगमकर्ताओं के अनुप्रयोग कौशल का आकलन करता है, ठीक है। और यहाँ पे कह रहा है कि सही विकल्प का चयन करना है। तो पहला कह रहा है आपका कि वाई मतलब यहाँ पे अनुप्रयोग कौशल के बारे में पूछा है, तो इसलिए आप ध्यान दीजिएगा अनुप्रयोग कौशल, ठीक है। तो यहाँ पे पहला कह रहा है आपका कि वायुमंडल में कौन सी गैस हरितगृह प्रभाव को बनाती है, तो यह अनुप्रयोग कौशल में नहीं आता है, तो पहला वाला गलत है। वायु दाब क्या है, तो यह भी आपके अनुप्रयोग कौशल में नहीं आता है। तीसरा है आपका कि वर्षा के 3 प्रकारों के नाम बताइए, तो यह भी आपके अनुप्रयोग कौशल में नहीं आता है। और चौथा कह रहा है कि साक्षरता क्या है, राष्ट्रीय साक्षरता दर से अधिक दर वाले 5 राज्यों की सूची बनाइए, तो ये आपके अनुप्रयोग कौशल में आता है। और चौथा कह रहा है कि निजी स्वास्थ्य सुविधाओं के कई पहलू हो सकते हैं, तो यह भी आपके अनुप्रयोग कौशल में आता है। तो इस प्रकार से सही ऑप्शन होता है आपका डी वाला कि ए, बी और सी तो गलत हैं, लेकिन डी और ई जो है वो सही है। अब यहाँ पे बात करते हैं साक्षरता क्या है। राष्ट्रीय साक्षरता दर से अधिक दर वाले 5 राज्यों को सूची बनाइए, निजी स्वास्थ्य सुविधाओं के कई पहलू हो सकते हैं। इन 2 प्रश्नों से प्रश्नों से अधिगमकर्ताओं के अनुप्रयोग कौशल का आकलन होता है। दैनिक जीवन में अवधारणाओं और प्रक्रियाओं का उपयोग करना अनुप्रयोग कौशल कहलाता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि अनुप्रयोग कौशल किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा कि दैनिक जीवन में अवधारणाओं और प्रक्रियाओं का उपयोग ही क्या कहलाता है, अनुप्रयोग कौशल कहलाता है। तो इस प्रकार से अनुप्रयोग कौशल के अंतर्गत ये 2 प्रश्न आए, बाकी जो आपके 3 है वो अनुप्रयोग कौशल के अंतर्गत शामिल नहीं है। तो दोस्तों ये था आपका सी-टेट का 7वां वीडियो, सी-टेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का 7वां वीडियो। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तथा इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।